नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो मित्रों, सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे कि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले आपके पास आ जाएं। ठीक है मित्रों। तो मित्रों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे YouTube चैनल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के जो अभी मई 2024 में इवन सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हुए हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के, उन सभी की मैं आंसर की लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों, अभी 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं उस सीरीज़ की, ये तीसरी वीडियो है दोस्तों। और मित्रों, तीसरी वीडियो ये है हिस्ट्री के जो पेपर सेकंड होता है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड की ये वीडियो है मित्रों। तो इस पेपर की आज मैं आंसर की कराने वाला हूँ। ये पेपर हुआ है 25 जून 2024 को। ठीक है मित्रों। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, अगर आप किसी और भी एग्ज़ाम के आंसर की देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से आप इस और भी एग्ज़ाम की आंसर की देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर फीचर प्लेलिस्ट दिखाई देगी, वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट पर पहुँच सकते हैं। ठीक है मित्रों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मित्रों मैं आपको बता दूँ कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और उनमें से प्रथम 60 उत्तरों को मूल्यांकित किया जाएगा, यानी 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है मित्रों। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग वो है, कितने क्वेश्चन होंगे और कितने में से कितने करने हैं। ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर मैं अब इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है मित्रों, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्य देश हैं। कौन कौन से देश हैं जो स्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों, कौन कौन से देश? चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। यानी कि चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए यानी कि अमेरिका, यूके यानी कि ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है मित्रों? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न है अब हमारा, संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो मित्रों, एक बात मैं आपको बताऊं, आपको पेपर में जब भी पढ़ें तो अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ें क्वेश्चंस को। तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप उन्हीं पेपरों में से दूसरे क्वेश्चन से आप अलग क्वेश्चंस का आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है मित्रों। जैसा कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो पहला क्वेश्चन है, वहाँ से पता चल जाएगा। मैंने इसका आंसर क्या बताया था? प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं कितने? ये देश हैं। कितने देश हैं? 1 2 3 4 5 देश हैं। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है मित्रों? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? कितनी संख्या है दोस्तों? अभी हमने ऊपर गिने, काउंट किए, कितने हैं? 5। तो यहाँ पे भी कितने होंगे? 5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसके पास है? वीटो का अधिकार किसके पास है दोस्तों? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और मित्रों, सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं, अभी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो एक बार कमेंट बॉक्स चेक करना, क्योंकि अगर कन्फ्यूजन होगा तो किसी ने भी कमेंट किया होगा तो वहाँ पर मैंने उसका आंसर बता दिया होगा, सारी चीज़ें समझा दी होंगी सही तरीके से। अगर नहीं है कमेंट बॉक्स में किसी की भी कमेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कन्फ्यूजन, वैसे क्वेश्चन में किसी में भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी 99%। ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों के गुट में कौन शामिल नहीं था?
द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्र, दो राष्ट्र, ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र थे। तो ध्रुवीय राष्ट्रों के गुट में कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था दोस्तों? फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ आंसर की करा रहा हूँ, पेपर का फुल पेपर सॉल्यूशन नहीं है। फुल पेपर सॉल्यूशन होता है तो मैं एक क्वेश्चन में से ही 4-5 क्वेश्चंस और आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चंस के आंसर बताने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं आंसर की करा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। मित्रों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 7 है हमारा यहाँ पर। प्रथम विश्व युद्ध के समय में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? कौन था दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रपति? वुडरो विल्सन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम। 14 सूत्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है? 14 सूत्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है मित्रों? विल्सन से। ऑप्शन नंबर बी विल्सन इसका सही उत्तर है। ये वही विल्सन है दोस्तों, वुडरो विल्सन, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। मैन कैम्प का लेखक कौन था? मैन कैम्प का लेखक कौन था दोस्तों? हिटलर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 10 है, हिटलर को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? हिटलर को फ्यूहर नाम से जाना जाता था। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी फ्यूहर सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फांसीवाद का पिता कौन था? फांसीवाद का पिता कौन था? कौन था दोस्तों फांसीवाद का पिता? मुसोलिनी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। नाजीवाद का जनक कौन था? नाजीवाद का जनक कौन था? तो दोस्तों नाजीवाद का जनक कौन था? हिटलर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1939 में। 1939 में। ऑप्शन नंबर बी 1939 इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध का अंत? 2 सितंबर 1945 में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अटलांटिक चार्टर पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? अटलांटिक चार्टर पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों? 1941 में। कब दोस्तों? 1941 में। ऑप्शन नंबर ए 1941 इसका सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 16 है हमारा। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं था? जो थोड़ा दाई ई मात्रा कट गई उसकी, तो मैं उसको पूरा करता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं था? कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं था दोस्तों बताइए। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको आंसर पता चलेगा। सैनिकवाद, कूटनीतिक संधियाँ, वर्साई संधि, नेपोलियन की नीति। बताइए मित्रों कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? नेपोलियन की नीति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। निम्न में से न्यू डील किसके द्वारा दी गई थी? बताइए मित्रों, न्यू डील किसके द्वारा दी गई थी मित्रों? बताइए मित्रों, न्यू डील किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मित्रों हर एक वीडियो में जिसकी भी मैं आंसर की कराऊँ या फुल पेपर सॉल्यूशन कराऊँ, उसमें एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। इस वीडियो में भी छोड़ूंगा और हर एक वीडियो में छोड़ता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है मित्रों। ठीक है, वो आने वाला है क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? कौन थे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव? ट्रिगवेली। कौन थे दोस्तों? ट्रिगवेली। ऑप्शन नंबर ए ट्रिगवेली इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस। एंटोनियो गुटारेस। ऑप्शन नंबर बी एंटोनियो गुटारेस इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है?
कितनी है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या? 15। ऑप्शन नंबर बी 15 इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी मित्रों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? 10 जनवरी 1920 में। 10 जनवरी 1920 में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक कौन था? कौन था दोस्तों? वुडरो विल्सन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। निम्न में से कौन सा सिद्धांत फांसीवाद से संबंधित नहीं है? बताइए मित्रों, कौन सा सिद्धांत है जो फांसीवाद से संबंधित नहीं है? बताइए मित्रों, कौन सा सिद्धांत है? प्रजातंत्र का समर्थन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। मुसोलिनी को इटली का प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया गया था? कब नियुक्त किया गया था दोस्तों इटली का प्रधानमंत्री मुसोलिनी को? अक्टूबर 1922 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 25 है हमारा यहाँ पर। वियना समझौता 1815 के समय ग्रेट ब्रिटेन का विदेश मंत्री कौन था? कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैसलरे। लॉर्ड कैसलरे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न है अब हमारा यहाँ पर। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यही वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बताना है, क्योंकि जो क्वेश्चन थोड़ा लगता है कि हाँ थोड़ा हार्ड होगा, उसी क्वेश्चन का आंसर पूछता हूँ मैं। ईजी होगा वो मैं पूछता ही नहीं हूँ आप सभी लोगों से। हार्ड होगा तो आप भी दिमाग चलाएंगे, थोड़ा बहुत किताबें खोलेंगे। ठीक है मित्रों, 26 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसके बाद मैं आंसर आप सभी को बताऊंगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। इटली के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं था? कौन उत्तरदायी नहीं था दोस्तों? गैरीबाल्डी। कौन उत्तरदायी नहीं था दोस्तों? गैरीबाल्डी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। कौन सा क्षेत्र इटली के एकीकरण में सबसे अंतिम था? कौन सा क्षेत्र था सबसे अंतिम दोस्तों? पीडमांट। कौन सा दोस्तों? पीडमांट। ऑप्शन नंबर ए पीडमांट इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। जर्मन राष्ट्रवाद के लिए प्रारंभिक रूप से कौन उत्तरदायी था? प्रारंभिक रूप से कौन उत्तरदायी था दोस्तों? ओटो वॉन बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। किस अवधि में बिस्मार्क ने प्रूसिया के प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया? किस अवधि में किया था बिस्मार्क ने प्रूसिया के प्रधानमंत्री के पद पर कार्य? बताइए क्या अवधि है वो अवधि है सन 1862 से 1873। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। लौह प्रधानमंत्री के नाम से कौन जाना जाता है? कौन जाना जाता है दोस्तों लौह प्रधानमंत्री के नाम से? ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नेपोलियन तृतीय की मृत्यु हुई। नेपोलियन तृतीय की मृत्यु हुई, बताइए मित्रों नेपोलियन तृतीय की मृत्यु कब हुई? सन 1873 में। सन 1873 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों अब हम। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों 32 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी मैं आपको 68 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपका पेपर है तो देखिए, अगर आप पेपर दे के आए हैं तो आंसर की को देखिए। आपके लिए अगर आपका पेपर भी होने वाला है अभी, तो आपको बहुत सी क्वेश्चंस इसमें से फंसने वाले हैं। फ्रांस और प्रूसिया के मध्य 1870 में कौन सा निर्णायक युद्ध हुआ? बताइए मित्रों, फ्रांस और प्रूसिया के मध्य 1870 में कौन सा निर्णायक युद्ध हुआ? कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? सेडान का युद्ध। कौन सा दोस्तों? सेडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। जर्मन संसद का क्या नाम था? जर्मन संसद का क्या नाम था मित्रों? बुंडेस्टैग। बुंडेस्टैग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों।
दोस्तों इस क्वेश्चन में 34 क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैं आपको, कहीं कहीं रिक स्टार भी दिया हुआ था, लेकिन बुडेस्टांग सही है। बुडेस्टांग इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, रिक स्टार भी कहीं कहीं दिया होता है, लेकिन बुडेस्टांग इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। क्रीमिया युद्ध कब लड़ा गया? क्रीमिया युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? सन 1853-56 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। द्वितीय अफीम युद्ध का समय था। द्वितीय अफीम युद्ध कब लड़ा गया मित्रों, बताइए। द्वितीय अफीम युद्ध कब लड़ा गया? सन 1856-60 में। सन 1856 से 1860 में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। 19वीं सदी के मध्य में यूरोप का बीमार किसे कहा गया? बताइए मित्रों, 19वीं सदी के मध्य में यूरोप का बीमार किसे कहा गया? किसे कहा गया दोस्तों? ओटोमन साम्राज्य को। ओटोमन साम्राज्य को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। कौन सा बाल्कन समूह का सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन बाल्कन समूह का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था दोस्तों? इजराइल। ऑप्शन नंबर डी इजराइल इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। किस युद्ध को नेपोलियन बोनापार्ट के निर्णायक पराजय के रूप में जाना जाता है? बताइए, किस युद्ध को जाना जाता है दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के रूप में? वाटरलू। वाटरलू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। सेंट हेलेना में निर्वासित काल में नेपोलियन बोनापार्ट ने कितने वर्ष व्यतीत किए? कितने वर्ष? 6। ऑप्शन नंबर ए 6 इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। वियना कांग्रेस कब आयोजित हुई? वियना कांग्रेस कब आयोजित हुई मित्रों? सन 1814-15 में। 1814-1815 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। वियना कांग्रेस का प्रथम लक्ष्य क्या था? वियना कांग्रेस का प्रथम लक्ष्य क्या था मित्रों? प्रथम लक्ष्य था दोस्तों यूरोप में एक नवीन शक्ति संतुलन की स्थापना। यूरोप में एक नवीन शक्ति संतुलन की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। पवित्र संघ की स्थापना का श्रेय किसको है? मतलब पवित्र संघ की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है दोस्तों? अलेक्जेंडर प्रथम को। अलेक्जेंडर प्रथम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। फ्रांसीसी इतिहास में कौन सा काल फ्रांस की द्वितीय गणतंत्र कहलाता है? बताइए मित्रों, कौन सा काल कहलाता है दोस्तों? 1848 से 1851 का ये काल दोस्तों। कहीं कहीं ये 1848 से 1852 तक भी लिखा होता है। 1852 तक। ठीक है मित्रों, 1852 तक भी लिखा होता है। तो 1851 हो या 1852 हो तो वो भी आपको सही करना है। ठीक है मित्रों, 44 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। मित्रों 45 क्वेश्चन है आ चुका है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों, क्योंकि 97% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को तो देख रहे हैं पर उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, 45 क्वेश्चन हमारा 1852 से 1870 के समय काल में यूरोपीय राजनीति का नेता था। नेता मतलब कंट्रोल, किसने यूरोपीय राजनीति कंट्रोल की थी 1852 से 1870 के बीच में। ठीक है मित्रों, किसने की थी दोस्तों? नेपोलियन तृतीय ने। नेपोलियन तृतीय ने। ऑप्शन बी नेपोलियन तृतीय इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, चतुर्मुख संघ नामक संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए? चतुर्मुख संघ नामक संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए? किस वर्ष किए गए दोस्तों? सन 1815 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1848 में। सन 1848 में। ऑप्शन नंबर ए 1848 इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। वियना समझौता 1815 के समय ग्रेट ब्रिटेन का विदेश मंत्री कौन था? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था ये क्वेश्चन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कैसलरी। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर सी कैसलरी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम।
यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट है। ये क्वेश्चन वही है जिसका मैंने आंसर आपको बताने के लिए बोला था, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका मैं बता दूंगा तो उसका भी आंसर आपको पता चल जाएगा। एक ही क्वेश्चन है, तो ये 26 क्वेश्चन एक मैंने छोड़ा था और एक 49, इन दोनों क्वेश्चन सेम है। इन क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है मित्रों। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 50 हमारा 1905 के रूस जापान युद्ध के उपरांत कौन सी संधि हुई? बताइए कौन सी संधि हुई दोस्तों? पोर्ट्समाउथ की संधि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। दोस्तों 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों, जरूर, ठीक है मित्रों। आगे 50 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है, ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 51 है हमारा यहाँ पर। यह किसने कहा था कि मैं कैनोसा नहीं जाऊँगा और शरीर और आत्मा के साथ? किसने कहा था दोस्तों? ये बिस्मार्क ने। किसने दोस्तों? बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क इसका सही उत्तर है, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रथम बाल्कन युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई? दोस्तों? लंदन की संधि, ऑप्शन नंबर ए लंदन की संधि इसका सही उत्तर है, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। किस वर्ष युवा तुर्क क्रांति हुई थी? दोस्तों? सन 1908 में, ऑप्शन नंबर सी 1908 इसका सही उत्तर है, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। इटली के एकीकरण में बाधा थी। कौन बाधा थी? ऑस्ट्रिया। कौन बाधा थी दोस्तों? ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? मित्रों बताइए कब पूर्ण हुआ था इटली का एकीकरण मित्रों? सन 1871 में, ऑप्शन नंबर ए 1871 इसका सही उत्तर है, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? दोस्तों यंग इटली की स्थापना? मैजनी ने। किसने की थी दोस्तों? मैजनी ने, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, ठीक है मित्रों। कार्बोनरी नाम की गुप्त संस्था की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बताइए। कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊं कि जो ऑप्शन है उनमें इनका आंसर नहीं है। कुछ एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन गलत देता है, जैसे कि आप उनका आंसर गलत करके आओ तो आपके नंबर कटे हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? ये आंसर क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊं। कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना हुई थी सन 1800 में, सन 1800 ईस्वी में। ये कब चली थी? 1836 तक, ठीक है मित्रों। 1800 से 1836 तक, ठीक है मित्रों। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें इसका ऑप्शन जो आंसर है सही वो इसके ऑप्शंस में नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? मित्रों बताइए कब हुई थी मित्रों? सन 1871 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। शानदार अलगाव की नीति का संबंध किस देश से था मित्रों? इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड इसका सही उत्तर है, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। रूस की क्रांति कब हुई? दोस्तों रूस की क्रांति बताइए कब हुई थी? सन 1917 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 61 है मित्रों हमारा यहाँ पर। बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? मित्रों बिस्मार्क? प्रिसा का। कहाँ का था दोस्तों? प्रिसा का, ऑप्शन नंबर बी प्रिसा इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे था? दोस्तों रक्त और लौह की नीति का संबंध? दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं सबसे पहले, देखिए अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो ये जैसे 62 क्वेश्चन पढ़ा तो आपने, तो 61 क्वेश्चन को भी एक बार दोबारा ध्यान से पढ़िए। क्यों? जैसे यहाँ पर इसने पूछा बिस्मार्क के बारे में पूछा इस क्वेश्चन में, तो आंसर एग्जामिनर क्या करता है? अगला क्वेश्चन भी जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम है, अभी जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम उनकी बात बता रहा हूँ मैं, एग्जामिनर क्या करेगा? 62 क्वेश्चन भी इससे संबंधित देगा।
तो ये क्वेश्चन भी इससे संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा, बिस्मार्क ही इसका आंसर है। रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे था, किससे था दोस्तों, किससे, बिस्मार्क से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों आप एग्जाम देने जाएं तो इस चीज़ को जरूर नोटिस किया कीजिए, इससे आंसर आपके बहुत से, अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो भी बहुत से आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चंस में अगर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी है तो 99.9% वो सही होगा, 99.9% वो सही होगा। 0.1% चांस है कि वो गलत आंसर हो, 99.9% वो आंसर सही होगा। ये यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम है पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। कुल्टूर कैंप शब्द का प्रयोग किसने किया था, कुल्टूर कैंप शब्द का प्रयोग किसने किया था मित्रों, बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। शैडोवा का युद्ध कब हुआ था, शैडोवा का युद्ध कब हुआ था मित्रों, सन 1866 में। ऑप्शन नंबर डी 1866 इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश शामिल था, कौन सा देश शामिल था दोस्तों बताइए प्रथम विश्व युद्ध में, इटली, ब्रिटेन, बेल्जियम। दोस्तों अभी मैंने आपको जस्ट बताया कहीं पर भी उपरोक्त सभी है, अगर ऑप्शन नंबर डी में तो वही आपका सही उत्तर है। यहाँ पर भी वही होगा, जो मैंने अभी जस्ट आपको बात बताई वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। कमाल पाशा किस देश का राष्ट्रपति था, किस देश का राष्ट्रपति है दोस्तों कमाल पाशा, तुर्की का। ऑप्शन नंबर बी तुर्की इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। जेनेवा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ, जेनेवा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ दोस्तों, सन 1928 में, 1928 में। ऑप्शन नंबर डी 1928 इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम। लोकार्नो संधि कब हुई, लोकार्नो संधि कब हुई मित्रों, सन 1925 में। कब हुई दोस्तों, सन 1925 में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, वियना कांग्रेस द्वारा हॉलैंड में किस देश को मिलाया गया, किस देश को मिलाया गया दोस्तों हॉलैंड में, बेल्जियम को। ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं की सेवा की थी, बताइए किस युद्ध में की थी दोस्तों बताइए, क्रीमिया के युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए क्रीमिया के युद्ध में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। बर्लिन की संधि किस वर्ष हुई, बर्लिन की जो संधि थी दोस्तों वो किस वर्ष हुई, सन 1878 में। ऑप्शन नंबर बी 1878 इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। सर्बिया की स्वतंत्र राज्य किस वर्ष से माना गया, सर्बिया को स्वतंत्र राज्य किस वर्ष से माना गया बताइए, किस वर्ष से माना गया दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी इस ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर होगा दोस्तों सन 1817, 1817। ठीक है मित्रों, 1817 इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन एग्जामिनर ने इसमें इस ऑप्शन में इसका आंसर नहीं दिया, सही इसका आंसर हो इसका 1817। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। मेटरनिक ने ऑस्ट्रेलिया की चांसलर के पद से त्यागपत्र दिया था, कब दिया था मेटरनिक ने ऑस्ट्रेलिया की चांसलर पद से त्यागपत्र, सन 1848 में, सन 1848 में। ऑप्शन नंबर बी 1848 इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। इटली का एकीकरण कुल कितने चरणों में पूर्ण हुआ, कुल कितने चरणों में पूर्ण हुआ दोस्तों, 2 में। ऑप्शन नंबर ए 2 इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। जर्मनी के एकीकरण में सबसे प्रमुख बाधा थी, क्या थी दोस्तों जर्मनी के एकीकरण में सबसे प्रमुख बाधा, राजनीतिक मतभेद, राजनीतिक स्थिति का दुर्बल होना, जनसाधारण में अस्तित्व का अभाव। दोस्तों मैं अभी आपको जस्ट बताया था, एक क्वेश्चन भी करा चुका हूँ और पहले भी मैं वीडियोज में बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ। अगर ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी है तो आंख बंद करके आप उपरोक्त सभी लगा दीजिए, वही उत्तर सही होगा। इसका भी फिर 75 का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ही सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ही सही उत्तर है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कभी भी किसी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी है तो आपको आंख बंद करके वही उत्तर लगा दिए, 99.9% वही सही होगा। अगर आप पहले, लेकिन क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ना जरूरी है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, अगर आप तुक्का ही मारना चाह रहे हैं तो डी ही लगाना, डी ही लगाना, किसी और को मत वरना आप 99.9% ये ही डी ही सही होगा। और पढ़ना तो जरूरी है ही दोस्तों, क्योंकि हम पेपर देने गए तो हमें पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। जर्मनी के एकीकरण की असफलता का योग था,
बताइए जर्मनी की एकीकरण की असफलता का युग कौन सा था दोस्तों? सन 1815 से 1848 का युग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न है अब हमारा यहाँ पर, बिस्मार्क को प्रिसा का चांसलर नियुक्त किया गया था। बिस्मार्क को प्रिसा का चांसलर नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया दोस्तों बिस्मार्क को प्रिसा का चांसलर? सन 1862 में। ऑप्शन नंबर सी सन 1862 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लोही की नीति का प्रतिपादक था। कौन था दोस्तों? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। देखिए अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन दिया 77 बिस्मार्क से संबंधित, 78 फिर बिस्मार्क से संबंधित। देखिए 78 बिस्मार्क और जर्मनी से संबंधित। अब 79 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। देखिए 79 क्वेश्चन है ये दोस्तों जर्मनी से संबंधित। 78 क्वेश्चन था वो जर्मनी से संबंधित था और 79 क्वेश्चन है वो जर्मनी से संबंधित है। ये क्वेश्चन लिंक करके बना देते हैं, इनका भी इस तरीके से भी आप इनका आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, 79 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जर्मनी के प्रधानमंत्री को कहा जाता था, क्या कहा जाता था दोस्तों जर्मनी के प्रधानमंत्री को? चांसलर। ऑप्शन नंबर डी चांसलर इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। कुलटूर कैंप था, क्या था दोस्तों? राज्य और चर्च का संघर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। 1905 में मैजनी का जन्म कहाँ हुआ था? 1905 में मैजनी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा गलत है और क्वेश्चन भी गलत है। ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों चीज़ें यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना होता है, आपको छोड़ के आना पड़ता है। इसमें क्या गलती है मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैजनी का जन्म था वो हुआ था सन 1805 में। कब हुआ था? सन 1805 में। ठीक है, सन 1805 में हुआ था। और वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? जिनोआ में इसका जन्म हुआ था। जिनोआ कहाँ पर है दोस्तों? इटली में जिनोआ। और एक है ये वाली जिनेवा ये कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में। तो मित्रों लेकिन ये जो मैजनी की बात की है तो मैजनी के लिए ये 1805 में इसका जन्म हुआ था जिनोआ इटली में। ठीक है मित्रों, ये क्वेश्चन गलत है। इसे 81 इसका मैंने आंसर आपको बता दिया। 82 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। फ्रैंकफर्ट की संधि को किसने अस्वीकार किया था? दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि को? बताइए मित्रों, किसने अस्वीकार किया था? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। पूर्वी समस्या वास्तव में किस देश की समस्या थी? दोस्तों इटली की। किस देश की दोस्तों? इटली की। ऑप्शन नंबर ए इटली इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। लाल कुर्ती से संबंधित था कौन था दोस्तों? गैरीबाल्डी। ऑप्शन नंबर ए गैरीबाल्डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। राइन संघ में कितने राज्य सम्मिलित थे दोस्तों? 39। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? मित्रों बताइए कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 में। 28 जुलाई 1914 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 87 है हमारा यहाँ पर। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। 88 क्वेश्चन हमारा। प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था कब हुआ था दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध का अंत दोस्तों मैं तारीख तो डेट मंथ तो वो ईयर तो पता रही थी, लेकिन डेट नहीं पता रही थी। आपको डेट भी याद करनी है, क्या है? 7 जुलाई 1918 में। 7 जुलाई 1918 में। ठीक है मित्रों, नहीं सॉरी 11 नवंबर 1918। सॉरी मित्रों गलती होगी, मिस्टेक। 11 नवंबर 1918 में। 11 नवंबर 1918। 88 का ऑप्शन नंबर बी 11 नवंबर 1918 इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी 11 नवंबर 1918 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। बल प्रयोगी अधिकार है किसका कथन है दोस्तों? ये किसका कथन है दोस्तों?
टेड्रिस्की का ऑप्शन नंबर ए टेड्रिस्की इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम थे? जनतंत्र का विकास, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, राजतंत्र का पतन या ये सभी? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया उपरोक्त सभी या ये सभी। अगर ऑप्शन नंबर डी में है तो आपको आंख बंद करके वही उत्तर करना है, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब हम 91 क्वेश्चन है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए प्लीज़ मित्रों, और कमेंट करके जरूर बताना अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो आपको वीडियो में, और किसी और भी सब्जेक्ट की आंसर की या फुल पेपर सॉल्यूशन बनवाना है तो उसकी भी कमेंट कर देना आप। ठीक है मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध किस दृष्टि से सर्वाधिक विनाशकारी सिद्ध हुआ था? किस दृष्टि से दोस्तों? आर्थिक दृष्टि से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रथम विश्व युद्ध में कितने सैनिकों की मृत्यु हुई? कितने सैनिकों की मृत्यु हुई दोस्तों? 1,30,00,000। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने वर्साई की संधि किस वर्ष की? किस वर्ष की दोस्तों? 28 जून 1919 ईस्वी। 28 जून 1919 ईस्वी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। 1919 में हुए पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था बताइए? किसने किया था दोस्तों? ऑरलैंडो ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर है, किसका कथन है? किसका कथन है दोस्तों? विलियम द्वितीय का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न है अब हमारा, रोम बर्लिन तक टोक्यो दूरी का निर्माण किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया दोस्तों? 1936 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा, पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? किसने की दोस्तों? क्लीमेंसो ने। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। पेरिस शांति सम्मेलन के प्रमुख प्रतिनिधि थे, कौन थे दोस्तों प्रमुख प्रतिनिधि? लॉर्ड जॉर्ज, वुडरो विल्सन, क्लीमेंट क्यू। कौन थे दोस्तों? मैंने आपको पहले ही बताया, कहीं पर भी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो तो आंख बंद करके कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी डी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही है, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब दोस्तों। वर्साई की संधि को आरोपित संधि किसने कहा? दोस्तों मैं आपको 99 क्वेश्चन की बताऊं, ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला नहीं है। दोस्तों मैं गलत क्वेश्चन का आंसर आपको गलत बताता नहीं हूँ, अगर मैं आपको गलत बता दूंगा तो आप एग्जाम में आंसर गलत करके आओगे, जिससे आपके नंबर कटेंगे। ठीक है मित्रों, अगर आपको किसी मित्र को भी अगर आपका आंसर पता है इसका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 100 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दोस्तों। 100 क्वेश्चन कराने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मित्रों किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है मित्रों, कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो 100 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। निम्न में से 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? पेट्रो गॉडसे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, 100 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियोज़ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।